हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो कारक का चैप्टर चल रहा था उसमें दूसरा भाग है द्वितीय विभक्ति का। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति हम पढ़ चुके हैं और उस प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? कर्ता, कर्ता कारक। आज है कर्म कारक। अब कर्म क्या है वो देखते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म होता है कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है वह क्या होता है? कर्म होता है। कर्मणि द्वितीया, इस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, कर्मणि द्वितीय, कर्म के युग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम है फलम खाती, राम फल खाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे कर्ता क्या हुआ? राम हुआ, फल क्या हुआ? कर्म हुआ, और खाता है यानी क्रिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी क्या कर रहा है? वो फल की इच्छा क्या कर रहा है? खाने की। तो सबसे ज़्यादा किसे चाह रहा है? फल को। तो फल क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा राम फलम। फलम में मतलब जिसको सबसे ज़्यादा चाह रहा है वह है कर्म, और कर्म में क्या होगी? द्वितीया, तो होगी राम है फलम खादति। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है यहाँ पर उप अनु अधि आंग। यदि वस धातु के पूर्व में ये सभी उपसर्ग हो तो कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। देखिए, उप अनु अधि आंग, ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तो पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग। तो ये चारों उपसर्ग हैं। उप अनु अधि आंग, ये उपसर्ग हैं। यदि ये चारों उपसर्ग वस धातु के पूर्व में आए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? वस धातु के पूर्व में आए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं जयपुर रहता हूँ, यानी कि मैं जयपुर में रहता हूँ, तो क्या होगा? इसका सीधा सा अगर बनाएंगे हम संस्कृत तो होगा अहम जयपुरे वसामि। तो क्या होगा? अहम जयपुरे वसामि। तो यहाँ पर जयपुरे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग शब्द उपसर्ग नहीं है। ठीक है, और अगर ये वाले उपवसामी लगाएंगे, अनुवसामी लगाएंगे, अधिवसामी लगाएंगे, आवसामी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जयपुर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अहम जयपुरे वसामी, इसका ये जयपुर में यानी कि जयपुर में, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो अब यहाँ पर आएगा अहम जयपुरम उपवसामी। इसका द्वितीय विभक्ति में बदलेंगे तो अहम का तो अहम आ जाएगा, जयपुरे का जयपुरम आ जाएगा, और उपवसामी, वसामी जो धातु है उससे पहले उपसर्ग का प्रयोग होगा यहाँ पर, तो आएगा उपवसामी। ठीक है, जैसे हरि बैकुंठ में रहता है, हरि बैकुंठम उपवसति। सीधी सी बात है। देखिए, अगर वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग यदि उपसर्ग हो तो क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, और यदि तो वहाँ पर अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कर्म में करते हैं तो वहाँ पर उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हरि बैकुंठम, अभी बस समझाया आपको, हरि बैकुंठम उपवसति, इनकी हरि बैकुंठ में रहता है। ठीक है, आया समझ में? जहाँ तक अगर आपको अच्छे लगे वीडियो, आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाली जो ये सारी 7 विभक्तियों का हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब नंबर 3 नियम है इसमें अधि सिंह स्थासाम कर्म, इनकी सिंह मतलब शयन करना, इसमें ही है ये जो सूत्र है, इसी में अधि सिंह स्थासाम कर्म। सिंह स्था मतलब ठहरना, आस
स्था शाम, तो था में से आ लिया, शाम आस मतलब बैठना। इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, और यदि अधि उपसर्ग नहीं है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि सिंह, स्था, आस, अगर इन 3 धातुओं के पहले अधि उपसर्ग है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर अधि उपसर्ग नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। हरि बैकुंठ में सोते हैं, हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठम अधिसेते। तो अब यहाँ पर अधि अगर सेते, अगर हरि बैकुंठ में सोते हैं, इसका हम हरि बैकुंठे सेते लगाते, सेते के पहले मतलब जो ये सोना है सिंह धातु है, इसका रूप चलाते हैं तो वहाँ यही बनता है सेते। तो अगर इसके पहले हम अधि उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो बैकुंठम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम अधि उपसर्ग लगाते हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सिंह, स्था और आस, ये 3 आत्मनेपदी धातुएं हैं, इनमें अधि उपसर्ग होता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर अधि उपसर्ग नहीं होता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे बालक पलंग पर सोता है, बालक पलंग पर कहाँ सो रहा है, पलंग पर सो रहा है, तो बालक है पर्यंकम अधिशेते है, बालक है पर्यंकम अधिशेते है। ठीक है, जैसे मुनि शिला पर सोते हैं तो मुनि ही शिलाम अधिशेते। ठीक है, वो कहाँ पर सो रहा है, शिला पर, तो शिला में, तो मुनि ही शिलाम अधिशेते। ठीक है, जैसे शिष्य आसन पर बैठता है, शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य है आसनम अधितिष्ठति। हरि बैकुंठ में बैठते हैं, हरि बैकुंठम अध्यास्ते, तो यहाँ पर इसके कर्म में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नियम नंबर 4 है अकथितम च, ये जो अकथितम च ये सूत्र है, इसमें जो 16 धातुएं हैं, इनमें दुहु याचपच, दंड रुद्रप्रच, ची ब्रूशास, जी मथमुष निहरी कृष वह, ये सभी द्विकर्मिक धातु हैं। क्या है, द्विकर्मक धातुएं हैं। दुहु मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पचना, दंड मतलब दंड देना, रुद्र मतलब रोकना, प्रच मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब बोलना, ये सास का हम लिखना भूल गए हैं, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मुस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, हिरी मतलब हरना, कृष मतलब खींचना, वह मतलब ढोना। इन सभी द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता तांडुलान ओदनम पचती, माता बच्चों के लिए क्या चावल पकाती है, भात पकाती है, तो माता तांडुलानम ओदनम पचती। ग्वालह धेनुम दुग्धम दोग्धी, हरि ही बलि वसुधाम याचते, तो यहाँ पर दुहु धातु हो गई, याच धातु हो गई, पच धातु हो गई, दंड में राजा चोरम सतम दंडयति, रुद्र रोकना, तो यहाँ पर देखिए रुद्र मतलब रोकना होता है, तो राजा शत्रुन दुर्ग रुणद्धि, प्रच मतलब पूछना, गुरु शिष्यम प्रश्नम प्रचते, मथ मतलब मथना, विष्णु क्षीर निधिम सुधा मथनाति। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये 16 धातुएं हो गई, कौन कौन सी, दुहु याच पच, इनको याद भी करने का सरल सा तरीका है, दुहु याच पच दंड रुद्रप्रच, दुहु याच पच दंड रुद्रप्रच, ची ब्रूशास, जी मथ मुसनी हिरिकृष वह। ठीक है, इन सभी 16, ये 16 अगर इसमें अगर प्रश्न पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, देखो दुहु याच पच और पठ 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें पूछ ले कि इसमें द्विकर्मक धातु नहीं है। ये सी टेट में, MP टेट में, इनमें सभी में पूछा जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि
अगर द्वियाचपच और पठ धातु दे दिया और प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, तो हम क्या करेंगे, द्वियाचपच। तो अगर हमारे ये 16 द्विकर्मक धातु ये याद होंगी तो हम पठ धातु को ऑप्शन को सही कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर पठ धातु द्विकर्मक धातु नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनको सरल सा तरीका बताया कि दुहु याचपत दंड रुद्रप्रत ची ब्रू ची मथ मुसनी हिरिक्रस्व है। इसको इजी सा तरीका है याद करने का। उदाहरण इसी तरीके से दिया आएंगे, जैसे राजा शत्रुन दुर्गहन रुणद्दी गुरुहु शिष्यम प्रश्नम प्रच्छति विष्णु क्षीरनिधिम सुधाम मथनाति। इस तरीके से प्रश्न। अब देखिए ये 5वां जो नियम है ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी नियमों से। तो इसका देखते हैं। अभितय उभयतय दोनों ओर परितय सर्वतय, चारों ओर परितय मतलब चारों ओर, समया समीप, निक्सा निकट, और सर्वतय का मतलब होता है सभी ओर, चारों ओर बात एक ही है। निक्सा निकट, हा हाय, प्रति और, धिक धिक्कार, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, अधो अधय नीचे नीचे, अध्य अधि अंदर अंदर, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर हम इसको अब याद करेंगे तो कैसे करेंगे, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति उभयतय सर्वतय धिक ऊपरी ऊपरी अधो अधय अध्य अधि, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम कैसे करेंगे, इसके उदाहरण कैसे करेंगे। ग्रामम अभितः वनम अस्ति विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी कि ग्रामम अभितः यानी कि गांव के दोनों ओर वन है। विद्यालयम विद्यालय के परितः मतलब होता है चारों ओर वृक्ष हैं। लंका समया सागर है अस्ति, यानी कि लंका समया समीप, लंका के समीप सागर है। हा कृष्ण भक्तम, यहाँ मतलब हाय कृष्ण भक्तम। छात्रः गुरुं प्रति शिरध्नाति, सह नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। इस प्रकार से उभयतः नदी वृक्षाः सन्ति, नगरम सर्वतः प्राकारः अस्ति, धिक् कृष्णा भक्तम, ऊपरी ऊपरी लोकम हरिः, यानी कि ऊपर ऊपर लोक में हरि है। अधो अधः लोकः हरि, अधो अधः मतलब नीचे नीचे लोक के हरि है। इस प्रकार से इसके ये उदाहरण हो गए। इस प्रकार से इनको प्रयोग में किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर ये जैसे नगरम सर्वतः है ये वाला एक ऑप्शन दे देंगे, आपको एक सेंटेंस देंगे उसमें 4 ऑप्शन देंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो सिर्फ हमें अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति उभयतय सर्वतय धिक ऊपरी ऊपरी अधो अधे अध्य अधि, इन सभी शब्दों को देखते ही हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सबसे मेन बात इसमें यही है कि ये सेंटेंस इसमें भी बनाया हुआ एक वाक्य बनाया हुआ होगा और उसमें अगर हमें ये शब्द दिखे तो हम वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी कि अंतरा यानी कि मध्य में, और अंतरेण यानी कि विना के योग में ये जो अव्यय है अंतरा अंतरेण, अंतरेण में तृतीय विभक्ति है लेकिन अव्यय है तो अव्यय जो क्या त्यों ही रहता है, तो वहाँ पर अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। 2 गांवों के बीच नदी बहती है, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, संस्कृत के बिना और कुछ नहीं जानता, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, यानी कि संस्कृत के बिना, तो किसके बिना, संस्कृत के बिना। तो यहाँ पर क्या हुआ, संस्कृतम यानी कि संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए जिसका अंतरा से संबंध हो, यानी कि अंतरा यानी कि मध्य में अंतरा से संबंध हो वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे नदी कोस भर टेढ़ी है, इस प्रकार से समझ लेते, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, तो मासम क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, क्रोशम कुटिला नदी, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, 7वां है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, काल यानी कि समय, अध्वन मार्ग या दूरी, अत्यंत संयोगी यानी कि निरंतरता, क्या है, निरंतरता।
तो वहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी मासम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूरी, एक माप के करके बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। मासम अधीते यानी कि यहाँ पर समय, मासम यानी कि मास यानी कि महीना, तो यहाँ पर क्या होगा, समय। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। बाय, थैंक यू।